चेक चेक साऊंड चेक. मला पण नंतर चेअर लागेल तर सांगेन, मध्ये घेईन. हॅलो हॅलो साऊंड चेक. हां लागलं की घेते. किंवा देतोच का रे चेअर, आवाज होते का? ठेव इथे. चेक चेक साऊंड चेक. हा आहे का चेअर? नाही ठीक आहे. ओके चल. आलं का नोटिफिकेशन? आलं आहे? चल ओके ठीक है ठीक है. चल लेट्स स्टार्ट. विल रिवाइज व्हाट सॅलरी. मॉर्निंग आहे तो देखो कितना अटेंडेंस आज कम है. अर्ली मॉर्निंग लिया तो वॉल्यूम वाढवायचा का इथला थोडा का? ओके हां. चेक चेक साऊंड चेक. ओके सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. अब हम क्या करेंगे, कल बजट देख लिया तुम लोगों ने, और क्या बजट के कोई भी चेंजेस आपको एप्लीकेबल है? चेंजेस बजट का जो भी अनाउंसमेंट है, जो भी चेंज है, एक भी चेंज आपको एप्लीकेबल नहीं है. ठीक है? यस. भी चेंजेस हुए बेटा वो May 24 एग्जाम से एप्लीकेबल. बजट अभी 1 तारीख को प्रेजेंट हुआ था कल, तो उसका कोई भी इम्प्लीकेशन आपको है. यस. चलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग. ज्वाइन कर लो जल्दी जल्दी. तो आज अपन क्या रिवाइज करेंगे? सैलरी. आई थिंक ये बड़ा हेड ऑफ इनकम है, सैलरी है, और पीजीबीपी एक बड़ा हेड ऑफ इनकम है जो हमारा अच्छे से हो गया है. आई हैव वॉइस ब्रेक म्हणतात का? विल चेक. अच्छा मैंने प्री रिकॉर्डेड में मैंने क्या आपको अपलोड हो गए, त्रिशूल में क्या क्या हो गया है. त्रिशूल में आपका एडवांस टैक्स हो गया है, मैंने क्लबिंग हो गया है, और सेट ऑफ. एंड कल मैंने लाइव रेसिडेंशियल किया. रेसिडेंशियल स्टेटस जरा मेरा ऑन द स्पॉट डिसाइड हुआ कि आरंभ बैच, एक मेरी बैच है वहाँ पे रेसिडेंशियल स्टेटस ही चैप्टर खत्म हुआ, साथ रिविजन किया था, तो मैंने वो यूट्यूब पे लाइव ले लिया. रिकॉर्डेड में तो आपको ये एडवांस टैक्स, क्लबिंग एंड सेट ऑफ. क्या आपने क्लबिंग का चैप्टर देखा क्या? क्लबिंग के चैप्टर से भी कुछ ना कुछ मार्क्स आते हैं. अपना कंपलसरी क्वेश्चन होता है ना वो. फैक्ट आई टेल यू, आई एम जस्ट वेटिंग कि मैं अब सैलरी खत्म करूं और मैं इमीडिएटली स्टार्ट करूं पेपर सॉल्व. पेपर सॉल्विंग में जो आएगा, रेसिडेंशियल का क्वेश्चन तो सैलरी का तो सैलरी का, वहाँ कैपिटल गेन्स आ गया तो मैं कैपिटल गेन सिखाऊं. द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग. वॉइस ब्रेक है. त्रिशूल म्हटलं की वॉइस ब्रेक होते का? आरंभला तर होत नाही कधी. ओके क्लबिंग देखा आप लोगों ने? देखो अभी साउंड चेक करो. सो ऑलरेडी गाइज काफ़ी लेक्चर्स आपको दे दिए हैं. तो देखो मैंने पीजीबीपी आपके साथ ले लिया है, आईओएस आपके साथ ले लिया है, आईटीआर जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने ले लिया है. अब मैं आपके साथ सैलरी कवर करूंगी, और डिडक्शंस में आपको कॉम्बिनेशन. का बरं अजून ना? ओके ना ओके. अच्छा अब देखो आवाज़ अभी ठीक है? यस. तो मैं बात कर रही थी हमारे लेक्चर के बारे में कि मैंने पीजीबीपी, आईओएस, आईटीआर और सैलरी कंप्लीट करना है. डिडक्शंस में कॉम्बिनेशन करूंगी, थोड़ा प्री रिकॉर्डेड थोड़ा लाइव लेके करूंगी, और उसके बाद इमीडिएटली आई विल डू पेपर सॉल्विंग. द
बेस्ट वे टू लर्न इनकम टैक्स, अगर आपने AIR 12 जो धीरांशी है उसकी बात सुनी होगी या उसका इंटरव्यू देखा होगा, तो क्या आपको पता है द बेस्ट वे टू लर्न इनकम टैक्स इज थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपको मैम मैं पढ़ाई कैसे करूँ, प्रोविजंस पढ़ूँ क्या, नहीं, डू problem solving and paper solving. That's the best way you can learn taxation. Okay, so best way is to learn tax is through paper solving, RTP solving. तो वो मैं स्टार्ट करूँगी, और क्योंकि मुझे GST भी लेना है, फिर थोड़ा सा हम ब्रेक लेके क्या करेंगे, GST लेंगे। आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी कुछ टाइम है, तो अगर मुझे कुछ लगा और कोई टॉपिक रिवाइज कराना है, जैसे बोल लो TDS कराना होगा, तो एक मैं TDS करा लूंगी, बट इन बिटवीन फर्स्ट आई वांट टू स्टार्ट पेपर सॉल्विंग, दैट्स माय टारगेट। एंड गाइज लिसन ना, अपने को वैसे भी GST भी करना है, तो GST भी हम लोग कुछ प्री रिकॉर्डेड, कुछ लाइव सेशंस, ऐसे हम लोग कॉम्बिनेशन करेंगे, लेकिन पेपर सॉल्विंग जो भी होगा वो मैं आपके साथ ही करूंगी, ठीक है। So let's get started. Now we are on a very important topic of salary. Salary एक important topic है, इंटर के पेपर एग्जाम व्यू पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो यहाँ ध्यान से सुन के लेते हैं और समझ के लेते हैं। जो सैलरी है, सबसे इंपॉर्टेंट, सैलरी का दरवाजा कब खुलता है, व्हेन देयर इज रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। सो देयर मस्ट बी रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। there are two things which are different. There's a contract of service. Contract of service होता है सैलरी, and a contract for service. जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस के लिए, अगर मैंने बैंक का ऑडिट किया, अगर मैंने बैंक का ऑडिट किया है, राइट, सो इफ आई एम डूइंग ऑडिट ऑफ अ बैंक, मैं ऑडिटर हूँ, तो आई एम नॉट अ सैलरीड एम्प्लॉई ऑफ द बैंक। बैंक और मेरे में PKD और बैंक में देर इज नो रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। तो इस कॉन्सेप्ट पे पता है जनरली ICAI को क्या देना पसंद है, कि जनरली दे विल से दैट मिसेज X या कोई असेसी है, वो कॉलेज में लेक्चरर है और वो पेपर चेकिंग का काम कर रहा है, तो मैं पेपर चेकिंग का काम किसी और यूनिवर्सिटी के लिए कर रही हूँ, तो पेपर चेकिंग का जो मैं काम करती हूँ ना, वहाँ पे रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉई नहीं है। तो जो पेपर सॉल्विंग, एग्जामिनेशन चेकिंग करना और ये सब करना, उससे जो मुझे, आई नो कल रिजल्ट है बेटा, आई नो फाइनली रिजल्ट की डेट डिक्लेयर हो गई है, आई नो फाउंडेशन का रिजल्ट कल डिक्लेयर हुआ है, तो आप डरना मत, ऑल द बेस्ट फॉर यू फॉर दैट। अब क्या फेसबुक पे है ना, तो सम फाउंडेशन स्टूडेंट मस्ट हैव कम, ओके। अब सुनना, तो कॉलेज में अगर आप लेक्चरर हो और आपको सैलरी मिल रही है, तो कॉलेज से जो सैलरी मिल रही है, इट इज गोइंग टू बी कवर्ड अंडर सैलरी, बिकॉज देयर इज रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। लेकिन ऑनोरेरियम मिला, या आपको ना सेमिनार कहीं जाके लेक्चर ले लिया, आपको वहाँ पे 2000 रुपये मिल गए, पर सेमिनार के हो गए, तो ऐसे आपने कुछ अदर सोर्सेज से इनकम ये कमा लिया, तो यहाँ ना बेटा ये IOS में जाएगा, ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है ये सैलरी में आएगा, ठीक है। यस, नाउ बैंक ऑडिटर, ये आपको बता दिया, देखो प्रोफेसर अपॉइंटेड बाय यूनिवर्सिटी फॉर एग्जामिनेशन एंड पेपर चेकिंग, इसको मैंने आपको ऑलरेडी 2 3 4 5 स्टार मार्क दे दिया है। उसके बाद दूसरा स्टार मार्क इस चीज़ के लिए होता है कि फर्म जो पार्टनर को सैलरी देती है, मैं मेरे रेगुलर नोट से ही आपको पढ़ा रही हूँ ताकि कुछ मिस ना हो जाए, आप भी वही नोट सामने रखिए, आपके जिस भी फैकल्टी के नोट्स होंगे आप वो सामने रख सकते हैं। फर्म पेइंग सैलरी टू द पार्टनर, बेटा पार्टनर को जब सैलरी मिलती है, इट इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, इनफैक्ट इट इज टैक्सेबल अंडर PGBP, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, ये आता है सेक्शन 28 में, this gets covered under section 28. There's no relationship of employer and employee. Is that okay? Same as the case of member of parliament की जो सैलरी होती है, इनफैक्ट मुझे याद है जब मैंने IOS का चैप्टर कराया था, आप में से काफ़ी बच्चों ने मुझे ये भी एग्जाम्पल दिया था, मैम सैलरी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये कहाँ टैक्सेबल होती है, IOS में टैक्सेबल होती है। सो इट्स डेफिनेटली नॉट टैक्सेबल अंडर सैलरी, बिकॉज देयर इज नो रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। उसके बाद आता है सेक्शन 15। सेक्शन 15 इज द बेसिस ऑफ चार्ज। मैं आपको बोलती हूँ सैलरी का सेक्शन स्टार्ट होता है सेक्शन 15 to 17। जो पहला सेक्शन होता है जनरली इट इज द चार्जिंग सेक्शन, तो चार्जिंग सेक्शन सैलरी का है सेक्शन 15। पता है सेक्शन 15 क्या बोलता है, सैलरी विल बी टैक्स्ड ऑन ड्यू और रिसीट बेसिस विच एवर इज अर्लियर, ड्यू बेसिस या रिसीट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। इन शॉर्ट आपको ये पता चल जाना चाहिए बेटा, सैलरी का जो चैप्टर होता है इट डजंट लुक एट योर मेथड ऑफ अकाउंटिंग, मेथड ऑफ अकाउंटिंग देखेगा ही नहीं वो,
तो मान लो अगर चमेली इन्फोसिस में काम कर रही है, नाउ ड्यू और रिसीट बेसिस विच एवर इज अर्लियर, मान लो अगर चमेली इन्फोसिस में काम कर रही है और शी इज फॉलोइंग कैश सिस्टम, क्या फॉलो कर रही है वो, शी सेज आई फॉलो कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो सुन लो ना बेटा, उसको क्या है, शी वर्क फॉर 12 मंथ्स, उसने 12 महीने काम किया, तो 12 महीने की सैलरी उसकी ड्यू हो गई, लेकिन शी रिसीव्ड ओनली 11 मंथ्स सैलरी। तो चमेली क्या बोलती है पता है, चमेली बोलती है आई फॉलो कैश सिस्टम, मेरे बैंक में देखो 11 महीने की सैलरी आई है। तो चमेली का कहना है, सो चमेली सेइंग ओनली 11 months salary should be taxable. So what is Chameli saying? Only 11 months salary should be taxable. Is she correct? No. तो चमेली को बोलने का हम तुम्हारी मेथड ऑफ अकाउंटिंग नहीं देखेंगे, 12 महीने की सैलरी ड्यू हो गई तो 12 महीने की सैलरी टैक्स करेंगे, ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। इसी में इंपॉर्टेंट बात ये है याद रखने की, एडवांस सैलरी विल बी टैक्सेबल। सैलरी अगर एडवांस में मिली है तो ये टैक्सेबल हो जाएगी बिकॉज ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। हाँ, कुछ चीजें हैं जैसे HRA, जैसे रेंट फ्री अकोमोडेशन, उनकी सैलरी का वर्किंग ड्यू बेसिस पे होता है, लेकिन वो जब उनका वर्किंग करोगे तब, अब तो ये सैलरी कैसा होने वाला है, ये तो टैक्सेबल सैलरी की बात हो रही है, तो ये टैक्सेबल होगी ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। तो मेथड ऑफ अकाउंटिंग नॉट इंपॉर्टेंट। तो गाइस कैन यू टेल मी मेथड ऑफ अकाउंटिंग कौन से हेड्स ऑफ इनकम के लिए इंपॉर्टेंट होता है? PGBP एंड IOS, PGBP एंड IOS, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब एक और कॉन्सेप्ट होता है फोरगोइंग ऑफ सैलरी एंड सरेंडर ऑफ सैलरी। फोरगोइंग ऑफ सैलरी, यहाँ देखो एग्जाम्पल है, इफ एनीबडी हु डजंट हैव दिस, आप क्या कर सकते हैं, लेक्चर को पॉज कर करके ये जो एग्जाम्पल्स है जैसे फोरगोइंग ऑफ सैलरी, और फिर आप ये लेक्चर को फिर से देखिए, आप उसका स्पीड थोड़ा कम करके भी देख सकते हैं और फिर उसको पॉज करके आप लिख के ले सकते हैं। फोरगोइंग ऑफ सैलरी में बेटा अगर आपकी सैलरी 1 लाख है लेकिन सबने मिलकर डिसाइड किया कि यार कहीं फ्लड हो गया है, कहीं कुछ नेचुरल कैलेमिटी या कोई डिजास्टर हो गया है, तो वहां पे हम 5,000 डोनेशन देंगे। तो एम्प्लॉयर क्या करता है, इकट्ठे ही सारे एम्प्लॉयज का थोड़ा थोड़ा अमाउंट कट करके एक ही हम चेक दे देंगे। तो मेरा फोरगो किया मैंने सैलरी, मैंने अग्री किया कि मुझे 5,000 सैलरी डोनेट करना है, तो मुझे सैलरी मिलेगा 95,000, रिसीव हुआ 95, बट टैक्सेबल सैलरी विल बी 1 लाख, है ना, टैक्सेबल सैलरी विल बी 1 लाख। मैं आपको एक चीज बोलूं, आपने सैलरी कमाई, उसके बाद आपने जाके शॉपिंग करके आए या वो 1 लाख जाके डोनेट करके आए, गवर्नमेंट सेज वी डोंट केयर, यू अर्नड 1 लाख, दैट्स योर इनकम, You earned 1 lakh, that's your income. चमेली says नहीं मुझे नहीं डोनेशन देना, मैं तो शॉपिंग करके आऊंगी। यार तू शॉपिंग करके आ जा या तू डोनेशन देके आ जा, तूने कमाया 1 लाख, तेरा इनकम होगा 1 लाख। तो कंक्लूजन ये है, फोरगोइंग ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल, लेकिन मैम देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज सरेंडर ऑफ सैलरी। There's a concept called as surrender of salary. Surrender of salary generally, ये surrender of salary एक सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट होता है जहाँ पे अब गवर्नमेंट एम्प्लॉई, जनरली दिस हैपेंस विद गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, जहाँ पे मैं अपॉइंट, जैसे ना यहाँ पे अभी पूना में मेट्रो का काम चल रहा है, तो मैंने किसी एक्स गवर्नमेंट के एम्प्लॉई को बोल दिया कि आप इसको प्लीज सुपरवाइज कीजिए, या कोई बहुत हाई पोस्ट पे जिसने पहले काम किया था उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे, अब रिटायर्ड है, कि आप प्लीज यहाँ पे कर लीजिए। तो ही सेज आई विल डू इट, बट मैं सैलरी नहीं लूंगा, या आई विल टेक ओनली 1 रुपी सैलरी, बचा हुआ सैलरी आई विल पुट इट इनटू द गवर्नमेंट के फंड में चला जाता है वो। Yeah, so yes, Harish Savle had done that when he was representing a case for the Indian government. Yes, तो ये जो सैलरी होता है, surrender of salary is exempt, surrender of salary exempt, foregoing of salary is taxable. So please note this down. तो सैलरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या थे फटाफट बताओ अब तक। सेक्शन 15, व्हाट इज सेक्शन 15? ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस व्हिचएवर इज अर्लियर, एडवांस सैलरी टैक्सेबल। सैलरी में मेथड ऑफ अकाउंटिंग नॉट इम्पॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट, सैलरी का दरवाजा कब खुलेगा? व्हेन देयर इज रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, करेक्ट। डिफरेंस बिटवीन एडवांस सैलरी, तो ये उसके बाद ये सिखाया, 1 मिनट, हाँ, उसके बाद मैंने ये भी सिखाया, पार्टनर को जो सैलरी मिलता है बॉस, इट इज टैक्सेबल अंडर PGBP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सैलरी मिलता है, इट इज टैक्सेबल अंडर IOS। नाउ सरेंडर ऑफ सैलरी इज एग्जम्प्ट, foregoing of salary is taxable. उसके बाद ये दो पॉइंट्स, एडवांस सैलरी
व्हाट इज एडवांस सैलरी? ओहो, सैलरी टेकन इन एडवांस। बॉस एडवांस सैलरी लिया है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा बिकॉज ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस विच एवर इज अर्लियर, ड्यू बेसिस या रिसीट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। और एडवांस अगेंस्ट सैलरी मतलब क्या? लोन। मैं बोलूं आई गो टू माई एम्प्लॉयर, ऐसे सर मुझे लोन चाहिए, इसे सिक्योरिटी क्या है? हाँ, सिक्योरिटी क्या है? तुम घर दे है क्या? नहीं ना सर, कुछ नहीं, मैं तो इधर ही काम कर रहा हूँ, मैं कहाँ जाने वाला हूँ। तो मेरी सैलरी के अगेंस्ट आप मुझे लोन दीजिए। सो अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ माई सैलरी गिव मी अ लोन। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज एडवांस अगेंस्ट सैलरी। दिस इज लोन। और कॉमर्स के बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं है कि बेटा लोन इनकम नहीं होता, लोन तो लायबिलिटी होती है। इज दैट ओके? या एरियर्स ऑफ सैलरी, एरियर्स ऑफ सैलरी मैं आपको बताती हूँ। मैम गवर्नमेंट ऑफिसर सैलरी डोनेट किया, बेटा उन्होंने डोनेट किया ना तो वो आपको देखना पड़ेगा क्या वो डोनेट किया तो किसी प्राइवेट फंड में गया तो वो फोरगोइंग होता है, लेकिन आप जब सरेंडर करते हो तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड में जाता है। तो यू हैव टू फिल अप अ फॉर्म एंड देन द मनी गोज इनटू द फंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जब सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड में जाएगा और आप एक फॉर्म भर के दोगे तब उसको सरेंडर बोला जाता है कि वो पैसे गवर्नमेंट को आप देते हो, बेसिकली गवर्नमेंट के फंड में देते हो। तो उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर फॉर्म भरना पड़ता है। ओके, यस। पेपर सॉल्विंग आज नहीं सॉल्व होगा। मैम कल का लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड नहीं हुआ है, आई कुडंट वॉच इट। हुआ है, इट्स ऑन यूट्यूब ओनली। मैं तुमको बोलूँ क्या, यू गो टू स्वप्निल पटनी चैनल ना, प्लेलिस्ट पे जाओ, गो टू प्लेलिस्ट, वहां पे अलग अलग ऑप्शंस आते हैं, वीडियोस, लाइव एंड अलग अलग ऑप्शंस आते हैं। गो टू प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट में हर सब्जेक्ट वाइज त्रिशूल का प्लेलिस्ट बना गया है। क्यों कॉस्टिंग का नहीं है? अच्छा, तो फिर बोल देंगे ना इनको, प्लेलिस्ट बना देंगे कॉस्टिंग का भी। ओके, अब सुनो। अब एरियर्स ऑफ सैलरी, एरियर्स ऑफ सैलरी मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी, कोई तो पुराना सैलरी जो अभी भी आउटस्टैंडिंग है अब मिल रहा है। तो एरियर्स ऑफ सैलरी मैम ये तो पहले टैक्स हो जाना चाहिए था क्योंकि ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर। तो बॉस ये पहले जब ड्यू हुआ तब टैक्स हो जाना चाहिए था। कभी कभी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज की वजह से इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है एरियर्स ऑफ बोनस। मैं बताती हूँ इसका, एरियर्स ऑफ बोनस। सपोज दिस बोनस इज रिलेट्स टू PY बहुत 18-19 and you received in PY 22-23, correct? Okay, now सुनना ना, आइडियली मैम ये टैक्स कब होना चाहिए था? 18-19 में, क्योंकि रिलेट तब करता है। तो क्यों नहीं हो पाया? प्रैक्टिकली कभी कभी ड्यू और रिसीट बेसिस फॉलो करना पॉसिबल नहीं होता बिकॉज बॉस माय बोनस वाज ड्यू इन 18-19। तो 18-19 में चलो मान लो कोविड वाला ईयर है, या मान लो ये 19-20 है, तभी जस्ट कोविड आया, या ये 2021 का ईयर है और व्हाटएवर, या कंपनी का नुकसान हो रहा है, तो उस साल कंपनी और क्या बोलते हैं अपन एम्प्लॉइज के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है कि नहीं नहीं हम तो बोनस देने ही नहीं वाले, जाओ हम बोनस देने ही नहीं वाले। तो मेरा सीए पूछता है यार तेरे को हर साल बोनस मिलता है, इस साल का बोनस कितना है बता दे, आई हैव टू टैक्स इट। तो ऐसे मुझे तो गारंटी नहीं है बोनस मिलेगा कि नहीं, और मिलेगा तो कितना मिलेगा वो भी नहीं पता क्योंकि हमारा डिस्प्यूट चल रहा है। तो फिर इसलिए मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं लॉ फॉलो करूँ, सेक्शन 15 फॉलो करूँ, लेकिन आई कांट फॉलो इट प्रैक्टिकली समटाइम्स। मुझे करना था टैक्स ऑन ड्यू बेसिस, बट बॉस मुझे पता ही नहीं है ना मिलेगा कि नहीं और कितना मिलेगा। सो दैट इज व्हाई इन सच केसेस समटाइम्स एरियर्स ऑफ सैलरी इज टैक्स इन द ईयर ऑफ रिसीट एंड तब आपको जाके रिलीफ मिलता है। यहाँ से आता है कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीफ। तो रिलीफ वाला कॉन्सेप्ट में थोड़ा और डिटेल में रिलीफ कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। ओके, आगे जाएंगे। तो एरियर्स ऑफ सैलरी जनरली इट इज टैक्स ऑन ड्यू और रिसीट, बट समटाइम्स एरियर्स को मैं ड्यू बेसिस मतलब पहले नहीं टैक्स कर पाती हूँ, जब मिलेगा तभी टैक्स करते हैं ना। सैलरी पे टैक्स फ्री, ये भी हमारा डिस्कशन हो चुका है, इसीलिए मैं जनरली मुझे पीजीबीपी करना भी अच्छा लगता है। पहले तो काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर अप हो जाते हैं। देखो सैलरी पे टैक्स फ्री मतलब परक्विजिट्स भी, इसका टैक्स भी ना आपके एम्प्लॉयर ने पे किया है।
So here understand, when we study the chapter of salary, we are understanding everything from the viewpoint of the employee. और जब business और profession करते हो ना, एग्जाम में भी याद रखना, think from the viewpoint of the employer. तुम ऐसा सोचो कि तुम businessman हो, तुम business कर रहे हो, तो क्या ये खर्चा अलाउ होगा या अलाउ नहीं होगा, उस एंगल से ही आपको सोचना है. अब आगे जाएंगे. सैलरी पेड टैक्स फ्री, इट मीन्स दैट एम्प्लॉयर बेयर्स द बर्डन ऑफ टैक्स ऑन सैलरी. तो एम्प्लॉयर टैक्स पे कर रहा है. बॉस, अभी यहाँ पे दो प्रकार के टैक्स होते हैं. अगर एम्प्लॉयर पेज टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परक्विजिट्स एंड मॉनिटरी परक्विजिट्स होता है ना. सी, employer pays tax on non-monetary perquisites, then it is exempt for the employee. Employee के लिए exempt है. Exempt for whom? For employee. It is exempt for the employee. समझ में आ रहा है? मैं बहुत धीरे धीरे आपको बता भी रही हूँ. आप लिख सकते हो, जिसके पास नोट्स नहीं है आप नोटबुक में लिखना चालू कर सकते हो. लेकिन अगर employer pays tax on monetary perquisites, किस पे? Monetary perquisites, then it is a benefit for me and it is definitely my perquisite, है ना. अब सुनना, पूरे सैलरी में ये पता है मैंने कहाँ सिखाया था मैम, ये एम्प्लॉयर के लिए खर्चा है या खर्चा नहीं, हमने सीखा था ना सेक्शन 40A TGBP में. दैट टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन नॉन मॉनिटरी परक्विजिट्स ऑफ द एम्प्लॉई इज अ डिसअलाउएबल एक्सपेंडिचर फॉर द एम्प्लॉयर. तो ये पार्ट मैंने आपको सिखाया था. क्या रे, कल मेरे को त्रिशूल ग्रुप पे सब लोग बोलते मैम हम अटेंड करने वाले, कितना कम अटेंडेंस है, मॉर्निंग लेक्चर है. तो अब सुनो, आगे ये लिख के हो गया, क्या हो गया इसको. I'll go ahead. चलो आगे जाएंगे. सैलरी का पूरा फॉर्मेट आपको पता है. सैलरी, अलाउंसेस, परक्विजिट्स, टोटल मिला के ग्रॉस सैलरी, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशन टैक्स एंड यू गेट इनकम फ्रॉम सैलरीज. अब मैं पहला पार्ट आज करूंगी अलाउंसेस और फिर परक्विजिट्स करूंगी. सो आई विल डायरेक्टली स्टार्ट विथ आई नो नयनी यू आर देयर, ग्रेट, बट बाकी के बच्चे कम प्रेजेंट है ना, इसलिए बोल रही हूँ. चलो, अब मैं ये जो फॉर्मेट है ये फिक्स्ड होता है. अब मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगी? अलाउंसेस. आई विल स्टार्ट विद अलाउंसेस, देन आई विल गो टू परक्विजिट्स. फिर ये सैलरी वाले पार्ट में ग्रेचुटी, लीव सैलरी, फिर क्या आता है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, पेंशन, ये सब करेंगे. और डिडक्शन सिंपल है अगेन. ओके क्या? चलो, अब मैं अलाउंसेस वाला पार्ट करती हूँ. पहले मैं अलाउंसेस वाला पार्ट ऐसे ही आपको सिखा देती हूँ. तुमको रिवीजन ओके था ना? रेसिडेंशियल स्टेटस का भी काफ़ी पॉइंट्स तो पूरा कवर किया मैंने, कुछ स्किप नहीं किया था. तुमने प्रॉब्लम सॉल्विंग किया क्या फिर? मतलब इमीडिएटली यू शुड सॉल्व प्रॉब्लम्स ना, तभी तो उसमें ये है. एंड डोंट वरी, जब मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग करूंगी तब आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंस आना चालू हो जाएगा. आप थेरोटिकली समझ के ले लो, ठीक है. अब सैलरी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे लिख के हो गए. सबसे इंपॉर्टेंट, देयर इज रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई. देन बहुत सी चीज़ें सीखी. सेक्शन 15 यहाँ मैं नहीं लिखूंगी, ये सब बेसिक मैंने पढ़ा दिया. अब मैं आपको क्या बोलूँगी? अलाउंसेस. अलाउंसेस में सुन के लेना. पहले होता है HRA, एंटरटेनमेंट अलाउंस, एंड फिर होते हैं 2 कैटेगरीज. अलाउंसेस इस टाइप से सीखेंगे और मेरे हिसाब से आप लोग ये चार्ट ऐसे बना सकते हो. HRA, एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड 2 कैटेगरीज. तो लैंडस्केप में चार्ट लेना है. चार्ट लेके आज मुझे आपने टैग करना है, बिल्कुल सबने चार्ट बनाना है. ITR के बहुत अच्छे से चार्ट्स आए, टैग नहीं किया बट इंस्टा पे बहुत अच्छे फोटोज भेजे बच्चों ने. तो प्लीज़ आप ये भी लैंडस्केप में लिखिएगा.
फिर से जस्ट एक याद दिलाती हूँ, कल के बजट में जो भी चेंजेस हुए इट्स नॉट एप्लीकेबल। येस्टरडेज बजट ऑन 1 फरवरी जो आया है वो मई 23 के लिए एप्लीकेबल नहीं है, नवंबर 23 के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। रेडी है? 2 कैटेगरीज के लिए ज़्यादा स्पेस लगेगा अपने को, अलाउंसेस की 2 कैटेगरीज, तो एक पूरे पेज में हम ट्राई करेंगे और एक कहीं स्पेस मिल गया तो कुछ अलाउंसेस एग्जाम्प्ट है उसके लिए छोटा सा एक पार्ट बना लेंगे, या तो ये इतने एक पेज में मैं आपके अलाउंसेस करा के दे दूंगी आज आपको। पहले अलाउंसेस की बात वर्क विजिट्स करेंगे। कल भी मैं सैलरी ही कंप्लीट करूंगी। कल क्या है, फ्राइडे है ना? रेडी? ओके, सुनो अभी। एचआरए, एचआरए ये काफी कॉमन होता है। एचआरए का एग्जाम्पशन पहले तो आपको कब मिलेगा, इफ यू आर स्टेइंग इन इफ यू स्टे इन अ रेंटेड हाउस, अगर आप रेंटेड घर में रहते हो तो ही आपको एचआरए मिलेगा, एचआरए का एग्जाम्पशन मिलेगा। इफ यू ओन आरएचपी देन नो एग्जाम्पशन। अगर आपके पास खुद का घर है और आप, ये बढ़िया होता है, आपके पास घर है, घर आपने रेंट पे दे दिया और खुद रेंटेड घर में रहते हैं, बॉस एचआरए का एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। यस, तो एचआरए का एग्जाम्पशन तभी मिलेगा इफ यू स्टे इन अ रेंटेड हाउस, यू एक्चुअली पे रेंट, यू ओन आरएचपी। अगर आपका खुद का घर है तो बॉस नो एग्जाम्पशन। नहीं नहीं, कोई स्टेट वेट का कोई लेना देना नहीं है, घर तुम्हारा है तो बस है, नहीं वो हमारा कोई कंसर्न नहीं है, तुमको एचआरए का एग्जाम्पशन नहीं देंगे। एचआरए में एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। यस, नो नो नयन, ये ऐसा नहीं बोलने का, इफ यू आर लिविंग विथ योर फादर नो एचआरए। सी आई कैन लिव विथ माई फादर बट आई मस्ट पे हिम रेंट। See, if I pay rent to my father, in fact, this is a very good kind of a tax planning you can do. कि फादर सीनियर सिटीजन है, उनको और कोई इनकम नहीं है, तो आप उनको रेंट दिखा दो, रेंट उनके रिटर्न में भी दिखा दो, और उस रेंट के बेसिस पे आप एचआरए का एग्जाम्पशन ले लो। सो दिस कैन बी अ गुड टैक्स प्लानिंग। बट इफ यू लिव विथ योर फादर एंड यू डोंट पे रेंट, तो बॉस आपको एचआरए का एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। सो यू विल गेट एचआरए एग्जाम्पशन ओनली इफ यू आर पेइंग rent. Now I can pay this rent to a landlord, I can pay this rent to my family members, which is absolutely okay. हाँ, तो yes, तो अभी HRA का exemption एक और condition में नहीं मिलता, if the rent paid is less than 10% of salary. If the rent paid is also no exemption if HRA exemption is least of the following. अभी ये तुमको पता है, HRA exemption is least of the following. 1, HRA जो भी मिला वो रिसीव हुआ वो। दूसरा 40% और 50% of salary. And 3, rent minus 10% of salary. तो बेटा first, what is the meaning of salary यहाँ पे? The meaning of salary is basic plus DA. DA if forming a part of salary for retirement benefits. So if it is forming a part of plus commission, commission if received as percentage of turnover. एंड इसमें एक और चीज़ याद रखनी है सैलरी से रिलेटेड, सैलरी इज टू बी कंसिडर्ड ऑन ड्यू बेसिस। फिर आपको याद रखना है 50% इज ओनली फॉर मेट्रो सिटीज, मेट्रोपॉलिटन सिटीज। एक्चुअली मेट्रोपॉलिटन सिटीज काफ़ी है आइडियली नाउ नहीं नहीं बहुत है, बट फॉर इनकम टैक्स पर्पज ओनली 4 विल बी ट्रीटेड। सो ओनली 4 मेट्रो सिटीज लाइक मुंबई, चेन्नई, Delhi and Kolkata.
इन अदर प्लेसेस इट इज गोइंग टू बी 40%। हाँ, अब यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है, सैलरी ऑन ड्यू बेसिस, माने कभी कभी आपको एडवांस सैलरी दिया है तो बॉस एचआरए की वर्किंग में कंसिडर मत करना, एचआरए की वर्किंग में उसको कंसिडर मत करना। ओके मैम, थर्ड वाले फॉर्मूला का लॉजिक बता दो। थर्ड वाले फॉर्मूला का लॉजिक ऊपर लिख के दे दिया आदित्य। नो एग्जाम्शन इफ रेंट पेड इज लेस देन 10% ऑफ सैलरी, दैट इज वाई वी कंपेयर इट रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी। कि मान लो अगर ये अमाउंट नेगेटिव आ गया, ये अमाउंट नेगेटिव आ गया, मतलब रेंट पेड कम है सैलरी इसके 10% से, तो आपको एग्जाम्शन नहीं मिलेगा। ये नेगेटिव आ गया का मतलब होता है नो एग्जाम्शन, मतलब ये नील हो गया। क्योंकि रूल है, ये क्या बोलते पता है क्या, कि इतना रेंट पे तुम पेमेंट कर रहे हो कि तुम्हारा रेंट सैलरी के 10% से भी ज्यादा है, ओहो हो, देन वी वांट टू गिव यू एग्जाम्शन। अगर रेंट बहुत छोटी सी अमाउंट है तो हम एग्जाम्शन नहीं देना चाहते, हम एग्जाम्शन तभी देना चाहते हैं इफ द रेंट पेड इज मोर देन 10% ऑफ सैलरी। मेट्रोपॉलिटन सिटीज जैसे ये 4 सिटीज है, ये महंगी होती है कंपेयर टू अदर सिटीज। यहाँ पे रेंट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बाकी का खर्चा ज्यादा होता है। ठीक है क्या? एचआरए से रिलेटेड एक और चीज, कमीशन। अच्छा, एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में आपको कुछ चीजें याद रखनी है। अगर आपको एडवांस सैलरी मिल गया तो उसको डू नॉट ऐड इन एचआरए वर्किंग, डू नॉट ऐड इन एचआरए वर्किंग। उसके बाद मैम डीए, डीए के लिए कुछ नहीं दिया है, इफ नथिंग इज गिवन देन यू आर फ्री टू मेक एनी अजम्पशन। हाँ, मतलब फिर आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। Then make assumption, boss, then you can make assumption how much is forming a part of salary. You can make assumption it's forming or make assumption it is not forming a part of salary. Commission, बोनस भी ड्यू बेसिस पे, ऐसा क्या बोल रहा है तू? थैंक यू गुलशन। कभी इस एग्जाम में तुझे एग्जाम्शन मिला क्या? I am your pen drive student from Nagpur. This exam you got exemption means that's really great. Congrats. Now commission अगर देखो ना fixed amount दिया then don't consider. हाँ, commission कैसा होना चाहिए, fixed amount दिया लेकिन bracket में अगर if they mention that boss this commission is calculated on the basis of turnover then you consider. But if it is on the basis of turnover, नवंबर 22 में तो बहुत एग्जाम्शन मिलना मतलब बढ़िया है। सी पेपर टफ मतलब पता है क्या, कुछ टफ मतलब आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, रामबाण के बाहर एक शब्द नहीं है, बट रामबाण में इतनी छोटी छोटी चीजें जो आपको बहुत स्टडी करनी चाहिए। अच्छा, इफ इट इज गिवन एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, टर्नओवर के बेसिस पे होगा, देन यू मस्ट कंसिडर इट, देन कंसिडर इट। ठीक है Gulshan, then you didn't share your details. We were collecting data of all students getting exemption, you know. So, ये हो गया क्या? HRA में I think इस टाइप के, हाँ एक और होता है कि HRA, अच्छा अगर मंथली बेसिस है, ऐसा बोला कि 12 मंथ्स में से बोनस ड्यू विल बी एडेड इन सैलरी डेफिनेशन और नॉट। बोनस ड्यू विल बी एडेड, ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर, हम ऐड करेंगे रॉकर्स, लेकिन जनरली तुझे अमाउंट भी पता है कितना बोनस मिलने वाला है तो ड्यू बेसिस पे ऐड कर दे। हाँ, तुझे अमाउंट ही नहीं पता तो उसको फिर रिसीट वाले साल में ऐड करना पड़ेगा, वो मैंने एरियर्स वाले सैलरी में कवर कर दिया। हाँ, अब सुनना, 12 मंथ्स, एक साल में 12 महीने, 8 months you stayed with your, you paid no rent, and remaining 5 months you paid, 4 months you paid rent, remaining 4 months you paid rent. ना HRA वर्किंग करते वक्त, एग्जम्पशन कैलकुलेट करते वक्त एग्जम्पशन सिर्फ यहाँ मिलेगा, यहाँ एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तो अगर पूरे साल में कोई भी डेटा फिक्स नहीं है, कुछ ब्रेकअप हो जाता है, तो आप मंथली वर्किंग करो HRA का, या तो आप 4 मंथ्स के हिसाब से इसका वर्किंग करना कि 4 महीने, तो सैलरी भी 4 महीने की लेने की, रेंट भी 4 महीने का लेने का, HRA भी 4 महीने का। ये जो तीनों अमाउंट है ना, HRA रिसीव 40 और 50 और रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी, ऑल ऑफ दिस यू मस्ट कंसिडर ऑन अ मंथली बेसिस, या मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से 4 महीने के लिए। समझ में आ रहा है क्या? यस। तो
तो इसके लिए अगर आपको एचआरए से रिलेटेड आज आपने एक दो क्वेश्चंस करने चाहिए, आज की लिस्ट आप बना दो कि एचआरए के एक दो क्वेश्चंस करेंगे। एचआरए से एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मॉड्यूल में भी दिया है जहाँ पे सब कुछ चेंज होते रहता है, रेंट चेंज हो गया, सैलरी चेंज हो गया, सो यू कैन गो थ्रू दैट क्वेश्चन ऑल्सो। ठीक है, मॉड्यूल में भी एक क्वेश्चन है, आप 2-3 क्वेश्चन एचआरए से रिलेटेड कर दो। अब आएगा एंटरटेनमेंट अलाउंस। अब मैं क्या सिखाऊंगी आपको, एंटरटेनमेंट अलाउंस। अब एंटरटेनमेंट अलाउंस में क्या है, इसका स्टार परफॉर्मर बॉस, एंटरटेनमेंट अलाउंस इज फर्स्ट एडेड इन सैलरी बिकॉज इट इज अलाउंस, पहले सैलरी में ऐड होगा, बाद में डिडक्शन मिलेगा, लेकिन ये डिडक्शन मिलेगा ओनली टू अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस का स्टार परफॉर्मेंस है, इट इज फर्स्ट added in salary because it is an allowance, first added in salary. Why is it first added in salary? Because it is a allowance. Because it is an allowance, it will first be added in salary. Then deduction बोलने का, exemption नहीं बोलने का, deduction only for government employees. Section 16 क्या, 1A standard deduction, 16(2) entertainment allowance का deduction and 16(3) profession tax. So it is a deduction available under section 16(2), deduction under section 16(2). समझ में आ गया? अब कितना डिडक्शन मिलेगा? डिडक्शन इज लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग: 1. एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड, दूसरा 5,000 पर एनम, तीसरा क्या है, बेसिक सैलरी। Yes, so entertainment allowance received 5,000 per annum fixed है, ये statutory limit है, 20% of basic salary, 20% of what? Basic salary. So salary is also confirmed as 20%. Maximum 5,000 ही मिलेगा। ये दोनों को मिलेगा, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इट इज अवेलेबल, गवर्नमेंट बोला ना तो हियर इट इज अवेलेबल टू बोथ। व्हेन आई से गवर्नमेंट ना, इट इज स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट। इज दैट ओके? ठीक है, अब दो कैटेगरीज फिर हो गया अलाउंसेस। यस, तो देखो ये एचआरए, एंटरटेनमेंट और उसके बाद 2 कैटेगरीज। सो 2 कैटेगरीज, now what is there in the 2 categories? Let us understand. 2 categories of allowances में ना इस टाइप से अलाउंसेस के 2 टाइप्स आपको बोलूंगी, फिर यहीं पे आप कहीं स्टिकी नोट डाल के कौन से अलाउंसेस एग्जम्प्ट है, कौन से अलाउंसेस टैक्सेबल है, एक उसका भी लिस्ट ऐड कर देंगे, तो अलाउंसेस वाला पार्ट पूरे से कंप्लीट हो गया। फिर मैं परक्विजिट वाले पार्ट से स्टार्ट करूंगी जितना भी टाइम मिलेगा। आई विल टेक द लेक्चर टिल 9:45 बिकॉज एट 10 आई हैव अनदर लेक्चर। कहाँ गया? एक मिनट। हाँ, लेक्चर ही मेरे हाथ से बंद हो गया। अब देखो, यस, 2 कैटेगरीज मतलब एग्जम्पशन। एक कैटेगरी में एग्जम्पशन किस पे डिपेंडेंट होता है? एग्जम्पशन इज डिपेंडेंट ऑन एक्सपेंडिचर, एंड दूसरी कैटेगरी ऑब्वियसली होगा कि एग्जम्पशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्सपेंडिचर। एग्जम्पशन नॉट डिपेंडेंट ऑन अच्छा मैम ये खर्चे पे डिपेंडेंट नहीं है, तो ये किस पे डिपेंडेंट होता है?
इट इज डिपेंडेंट ऑन अमाउंट स्पेसिफाइड। यहाँ पे ये जो एग्जम्पशन होता है, इट इज डिपेंडेंट ऑन अमाउंट स्पेसिफाइड। It is dependent on what? Amount specified. Is that okay? ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे आपको पता है क्या फॉर्मूला कैसे होता है एग्जम्पशन का। यहाँ पे जो एग्जम्पशन का फॉर्मूला होता है, यहाँ ई मतलब एग्जम्पशन, एग्जम्पशन इज इक्वल टू अलाउंस रिसीव्ड और एक्सपेंडिचर इनकर्ड विच एवर इज लोअर। यहाँ एग्जम्पशन होता है अलाउंस रिसीव्ड और अमाउंट स्पेसिफाइड। बेटा ये अमाउंट स्पेसिफाइड किसने किया है? इनकम टैक्स एक्ट ने किया है। सो और अमाउंट स्पेसिफाइड विच एवर इज लोअर। ये आपको लर्न करके जाने कौन से परक्विजिट्स कहाँ आते हैं, सॉरी कौन से अलाउंस कौन सी कैटेगरी में आते हैं। यहाँ आपको एक चीज याद रखनी है, इस कैटेगरी के जो जहाँ पे भी अलाउंसेस होते हैं ना, इट इज नॉट, नेम इज नॉट इम्पॉर्टेंट। अलाउंस का नेम इज नॉट इम्पॉर्टेंट, काम इम्पॉर्टेंट होता है कि किस चीज के लिए आपको अलाउंस मिला वो इम्पॉर्टेंट होता है। सो नेम इज नॉट इम्पॉर्टेंट, अलाउंस का नेम इज नॉट इम्पॉर्टेंट। मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इस कैटेगरी में कौन से अलाउंसेस है? अलाउंसेस वेयर द एग्जम्पशन इज डिपेंडेंट ऑन अमाउंट स्पेसिफाइड। इस पे ध्यान दो क्योंकि अलाउंसेस इज आधा पार्ट तो होता ही है सैलरी के क्वेश्चन में, अलाउंसेस और परक्विजिट्स ही मेन है। तो बड़ा टॉपिक होता है तो उसको ब्रेक इट अप एंड स्टडी इट स्मॉलर पार्ट्स, ठीक है। नाउ हियर लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द अलाउंसेस। पहला अलाउंस जो इस कैटेगरी में फॉलो होता है वो है यूनिफॉर्म अलाउंस या उसको ड्रेस अलाउंस भी बोल सकते हैं। यूनिफॉर्म मिलना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको ड्रेस अलाउंस बोल दो, यूनिफॉर्म अलाउंस भी आप बोल सकते हो। यूनिफॉर्म अलाउंस के बाद होता है डेली अलाउंस। डेली अलाउंस आपको क्यों दिया जाता है? व्हेन यू आर नॉट वर्किंग। आप पता है जैसे घर से अगर आप दूर हॉस्टल पे रहने आते हो, अगर आप घर से दूर हॉस्टल पे रहने आते हो तो हॉस्टल पे आपका खर्चा ज्यादा होगा कि नहीं घर की कंपैरिजन में? डेली एक्सपेंसेस मतलब लॉन्ड्री का खर्चा, खाने का खर्चा, यहाँ वहाँ आने जाने का खर्चा। तो इसको डेली अलाउंस मतलब वैसे ही इफ आई एम वर्किंग एट द अदर प्लेस, मतलब जनरली मैं काम करती हूँ पूना में लेकिन मेरा पोस्टिंग हुआ मुंबई में या मेरा प्रोजेक्ट हुआ है लंदन में, तो बेटा इफ आई स्टे इन लंदन तो मेरा डेली डे टू डे मेरा खर्चा होगा कि नहीं? यस जो मैं नॉर्मली घर पे रहती हूँ तो यहाँ पे वो खर्चा नहीं होगा जो मेरा अभी बाहर रहूंगी तो होने लगेगा। सो इफ आई एम, yes Naveen good morning, if I am daily allowances मतलब I am working at some other place, okay, so when I work at, so क्या daily allowance कब मिलता है? when you work at अदर प्लेस, मतलब आपकी जो नॉर्मल रेगुलर प्लेस है काम करने की जगह वो छोड़ के आप किसी और सिटी में जा रहे हो तो वहां पे आपको डेली अलाउंस मिलेगा। डेली अलाउंस के बाद होता है ट्रैवलिंग या ट्रांसफर अलाउंस, मतलब एक जगह से दूसरी जगह आपकी जॉब पोस्टिंग चेंज होना, तो मेरा मूवर्स एंड पैकर्स का खर्चा है, मेरा बैंगलोर से पूना शिफ्टिंग हुआ, सो दिस इज ट्रैवलिंग और ट्रांसफर अलाउंस। फिर देयर इज कन्वेंस। कन्वेंस को मैं कुछ भी नाम दे सकती हूँ, कन्वेंस को आई कैन कॉल इवन पेट्रोल अलाउंस, कन्वेंस को मैं पेट्रोल का नाम दे सकती हूँ, मैं इसको ट्रांसपोर्ट का नाम दे सकती हूँ। लेकिन ये है कौन सा ट्रांसपोर्ट और कन्वेंस? बेटा ये ऐसा कन्वेंस है विच इज फॉर ऑफिस पर्पस। पता है आप ऑफिस के काम में जाते हो, बॉस ने बोला चलो जाओ आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होके आओ, फिर बॉस ने बोला चलो कल आरओसी जाके आओ। अरे एक आध दिन ठीक है, तुम मुझे रोज ऑफिस के काम से बाहर भेजोगे तो मेरा पेट्रोल का खर्चे का क्या होगा? तो कंपनीज दैट इज वाई गिव यू पेट्रोल अलाउंसेस, कन्वेंस अलाउंस। पता है आपको अलाउंस जनरली क्यों दिया जाता है? टू मीट अ पेक्युलरिटी ऑफ अ जॉब। आपके जॉब में जैसे यूनिफॉर्म होना कंपलसरी है तो शायद आपको कंपनी यूनिफॉर्म अलाउंस देगी। आपका जॉब बहुत ट्रैवलिंग वाला जॉब है या आपका बार बार ट्रांसफर होते रहता है तो कंपनी आपको ट्रांसफर अलाउंस देगी। या आपका जॉब ऐसा है कि जहां आपको रिसर्च करना पड़ता है, आप किसी लेबोरेटरी में काम कर रहे हो, आप साइंटिस्ट हो, तो आपको बोला जाता है कि आप 10 मैगजीन्स को प्रिस्क्राइब करके लो, बिंदास सब रीडिंग करो, आप अलाउंसेस दे देंगे। यस तो ये जो होता है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कन्वेंस अलाउंसेस, पेट्रोल, ट्रांसपोर्ट, दिस इज फॉर ऑफिस वर्क। अब यहाँ फिफ्थ मैंने बोला है कि एकेडमिक, ये एकेडमिक के अलग अलग नाम हो सकते हैं।
Academic allowance can also be called as research allowance. I can also call this as a book allowance. तो आप जो भी आप नाम दो, allowances के नाम important नहीं है, क्या important है purpose, क्यों दिया जा रहा है. सी मैं इन्फोसिस को नहीं बोल सकती यूनिफॉर्म अलाउंस दे दो, अरे उनको देना होगा तो देंगे, और देना होगा और क्या नाम रखना होगा ये भी वही डिसाइड करेंगे, ये हम नहीं डिसाइड कर सकते उनके लिए. हमारा काम है सिर्फ इनकम टैक्स का ट्रीटमेंट करने का. हेता, नयनी, hold on. I've seen your query. Just hold on. Nobody type any query. Let me finish category 1, category 2. Then you can ask your queries. यहाँ पे 6 ही allowances है और आता है helper allowance. Helper allowance मतलब assistance allowance. घर ऑफिस काम के लिए आपको हेल्पर मिला, कंपनी ने आपको बोला कि जाओ एक नया ब्रांच खोलना है. ओके, सो आई वांट यू टू गो टू हैदराबाद एंड सेट अप द कंपनी. काम पूरा आप तुम सेटअप करके आ जाना. तो वहां पे फिर स्टाफ की ऐड दे देना, इंटरव्यूज लेना, हमें एक ब्रांच ओपन करना है हैदराबाद में. तो कंपनी बोला जाओ 10 दिन जाके उधर, या 15 दिन जाओ, महीना भर जाओ, सेटअप करके आ जाओ. तो तुम बोलते बॉस मैं अकेले कैसे करूंगा काम. तुम बोलते भाई यहाँ से किसको भेजेंगे, तुम एक काम करो ना, तुम हैदराबाद में जाओ, उधर कोई असिस्टेंट ढूंढ लो, हम तुमको एक हेल्पर अलाउंस दे देंगे, तुम तुम्हारे किसी असिस्टेंट को ढूंढ के काम करवा के आओ, वो जवाबदारी तुम्हारी है. सो हेल्पर अलाउंस इज अ हेल्पर फॉर, अगेन फॉर ऑफिशियल पर्पस. नाउ हाउ डू वी चेक दिस. ये कैटेगरी में आपको एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको बता दूंगी. अब सुनना, अब देखना, पहले मैं सेकंड कैटेगरी बता देती हूँ क्योंकि कुछ बच्चे वो ट्रांसपोर्ट ट्रैवलिंग हैंडीकैप वो सब लेके थोड़ा हाइपर हो रहे, तो इसलिए पहले सुन के लो. अब हम आएंगे तो प्लीज याद रखना, हियर देयर आर 6 अलाउंसेस. इस कैटेगरी में कितने अलाउंसेस है, 6 अलाउंसेस. सो देयर आर ओनली 6 अलाउंसेस, कि ये जो 6 अलाउंसेस है ये आपको मिल सकते हैं इस कैटेगरी में, उसका टैक्सेशन ऐसा होगा. अब यहाँ कितने अलाउंसेस, यहाँ बहुत सारे अलाउंसेस सेकंड कैटेगरी में अमाउंट स्पेसिफाइड में, लेकिन ये मेमोरी टेस्ट नहीं है, इसलिए हम जनरली वो अलाउंसेस लेंगे जो आईसीआई जनरली पूछता है. तो यहाँ आपको कौन से अलाउंसेस आईसीआई जनरली पूछता है, तो दे लव आस्किंग यू चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, children education allowance, and here ICAI has specified the amount as ₹100. Silly, I don't know why. इसको निकाल ही डालो, दो ही मत ये भी अलाउंस, हमको लर्न करना पड़ रहा है खाली फुकट. वो 100 रुपए से तो उस एम्प्लॉय का कुछ भला हो ही नहीं रहा है, हमको नुकसान हो रहा है, और ICAI हमको परेशान कर रही है खाली फुकट इसके लिए. 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, लिखते क्या तुम, 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन. हॉस्टल अलाउंस अमाउंट स्पेसिफाइड कितना है, 2 इन सेकंड प्लेस इज अलाउड. नो संजू, ट्विंस का फंडा इधर नहीं है, ट्विंस का फंडा एलटीसी में, मिक्स मत करो. ट्विंस का फंडा एलटीसी में, एलटीसी एक परक्विजिट है, इधर नहीं मिक्स करने का, समझेगा. ट्विंस का फंडा इधर नहीं है, इधर मिक्स मत करो. मैंने इरेज क्यों किया, मुझे ऐसे ये कलर की पेन से लिखना है इसलिए इरेज किया. तीसरा आ गया आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस. ओ माय गॉड मैम, इधर भी ट्रांसपोर्ट, यहाँ भी ट्रांसपोर्ट, यहाँ भी ट्रांसपोर्ट, उधर भी ट्रांसपोर्ट, क्या करे. अरे नाम से नहीं जाने का. ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस ओनली एंड ओनली फॉर हैंडीकैप एम्प्लॉइज. इसमें हैंडीकैप में वो ब्लाइंड भी हो सकता है. Second time if you get twin na Sanju, that funda is there in LTC. बोल दिया ना एक बार, वापस तू पूछ रहा है. Handicapped person, and this is only from, this is your office to घर, ऐसा and ऐसा, उसके लिए ये हैंडीकैप लोगों के लिए. एंड दिस एग्जाम्पशन इज हाउ मच, अमाउंट स्पेसिफाइड इज अप टू 3,200 per month. Correct? So
सो ये मैम हमको कैसे पता चलेगा, कुछ ना कुछ हिंट दिया जाएगा। आपको जैसे बोलेगा ही गॉट अ कन्वेंस अलाउंस फॉर ऑफिशियल पर्पस, तो इट्स कैटेगरी 1। यू गॉट इट फॉर ट्रैवलिंग फ्रॉम ऑफिस टू रेसिडेंस एंड रेसिडेंस टू बैक टू ऑफिस। बेटा ये जो कैटेगरी का एग्जाम्शन ये सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगा, हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय को ही एग्जाम्शन मिलेगा। इसमें फोर्थ कैटेगरी है आई थिंक ट्राइबल अलाउंस है क्या, माइनिंग है, ट्राइबल है। ट्राइबल के लिए अमाउंट स्पेसिफाइड कितना है, 200। ये 1600 नहीं है पिंजल, वो 1600 का अमेंडमेंट कब चला भी गया, पहले 1600 नॉर्मल लोगों के लिए था, 3200 हैंडीकैप के लिए था, 2 साल हो गए उसको अमेंडमेंट आके। पिंजल दैट्स नॉट देयर नाउ, इतना ही है। ट्राइबल एरिया के लिए 200 पर मंथ, और अंडरग्राउंड अलाउंस एंड इंसर्जेंसी अलाउंस भी है। अंडरग्राउंड के लिए 800 होगा ना, अंडरग्राउंड अलाउंस इज 800। एक्चुअली एक्ट में देखोगे यहाँ बहुत सारे हैं, हाँ वो भी है, वो भी कवर करती हूँ, 70% और 10,000 विच एवर इज। या इंसर्जेंसी, इंसर्जेंसी अलाउंस ये जनरली मिलिट्री को मिलता है। इसके लिए भी अमाउंट कितना है, 3,200 है क्या, 3,900, हाँ 3,900 पर मंथ। एंड 7th इज ट्रांसपोर्ट, बट ये ट्रांसपोर्ट पता है नाम क्या है उधर, ट्रांसपोर्ट ही है क्या, बट ट्रांसपोर्ट अलाउंस ये किसको है क्या, अगर आपका एम्प्लॉयर एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, मतलब रेलवेज वगैरह, एयरलाइंस, योर एम्प्लॉयर इज अ ट्रांसपोर्टर, मतलब ही इज इनटू ट्रांसपोर्ट बिजनेस, जैसे रेलवेज, एयरलाइंस। नहीं सिर्फ अलाउंसेस भी हुआ तो भी सही है, क्योंकि अलाउंसेस इज मेजर पार्ट ऑफ सैलरी। तो एक दो एग्जाम्पल्स के साथ भी वो क्लियर कर दूंगी। इट इज 70% ऑफ अलाउंस और 10,000 पर मंथ है ना रे, whichever is, ये 7 ही है यहाँ पे बस। अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। आइलैंड ड्यूटी, ठीक है, वो भी मिलिट्री वर्किंग इन आइलैंड होगा, मिलिट्री के लिए ही है वो भी, हाँ मिलिट्री के लिए 3,250 पर मंथ। आइलैंड अलाउंस भी आप ऐड कर सकते हो, 3,250 पर मंथ। This is again for military people who get posted in Andaman Nicobar. नेक्स्ट वीक टेस्ट रखेंगे ना, धड़ाधड़ टेस्ट रखेंगे। मेरे कहूट पे टेस्ट रेडी है, सेट ऑफ का रेडी है, रेसिडेंशियल स्टेटस का लेंगे, आईटीआर का लेंगे, अभी नहीं, अभी सैलरी ये करते ना अच्छे से थोड़ा। नेक्स्ट मतलब बोलती हूँ, एक दिन पहले ही बोल दूंगी, एक ही सेशन में तीनों टेस्ट रख देंगे। अब मुझे सिखाने दो आपको, अभी यहाँ कैसे, अभी मैम ये सीख लिया, अभी इसको एग्जाम में अप्लाई कैसे करना है। देखो यहाँ कैसे मस्त अपना चार्ट बन गया, एचआरए, एंटरटेनमेंट और 2 कैटेगरीज। अब ध्यान से सुन के लेना, अब मैं बताती हूँ, अब फोकस करो, अब थोड़ी देर आप कुछ लिखना मत, कहीं कुछ हिंट्स लिखने हैं, कुछ लिखना है तो हम लिख के लेंगे। अब सुनना, मैम जब भी अलाउंसेस एग्जाम में आते हैं, अभी क्या पहले मैं बोलती हूँ, चलो मान के चलो यूनिफॉर्म अलाउंस आया, क्या आया, यूनिफॉर्म अलाउंस। तो अब क्या होता है पता है क्या, ये जो यूनिफॉर्म अलाउंस है, लेट्स से दैट दिस अलाउंस इज, तो पहले कभी भी अलाउंसेस आपको आते हैं ना एग्जाम में, आपको ये सोचना है एचआरए, एंटरटेनमेंट अलाउंस, 2 कैटेगरीज। सी यही चीज अगर आप मॉडल में देखोगे थोड़ी सी हटके दी है, बात सेम है, लेकिन मुझे चीजें सिंप्लीफाई करके सिखाने की आदत है। सो आई विल नॉट कॉम्प्लिकेट थिंग्स फॉर यू, इफ इट्स आई विल टीच यू इन सच अ वे इट बिकम्स ईजियर फॉर यू। तो यहाँ पे देखो क्या होता है,
यहाँ यूनिफॉर्म अलाउंस बोला कि असेसी को यूनिफॉर्म अलाउंस रिसीव हुआ, उसको यूनिफॉर्म अलाउंस रिसीव्ड हुआ 88,000 पर एनम, ठीक है। और यहाँ दिया उसका खर्चा, एक्सपेंडिचर, क्यों, अरे यूनिफॉर्म को खरीदने का खर्चा, उसको स्टिचिंग करने का खर्चा, उसको ड्राई क्लीन करने का खर्चा, उसका मेंटेनेंस का खर्चा। सो एक्सपेंडिचर आपने जो इनकर किया, योर एक्सपेंडिचर इनकर इज 54,000। अब होता क्या है पता है, वॉट एवर दैट एम्प्लॉय इज गेटिंग, आप मान के चलो उसका बेसिक सैलरी आप लिखोगे, बाकी के अलाउंसेस आप लिख दोगे, तो जो जो मुझे एम्प्लॉयर से मिलता है आप लिखते जाओगे, वैसे ही आप यहाँ लिखोगे यूनिफॉर्म अलाउंस। तो बेटा आप यूनिफॉर्म अलाउंस मिला कितना 88, लेकिन तुम बोलोगे 88 मिला तो पूरा 88 टैक्स नहीं करने का, मेरा खर्चा भी हुआ है। अच्छा तुम मत डिसाइड करो कैसा एग्जाम्पशन होगा, फर्स्ट यू गो एंड सर्च वेयर इज यूनिफॉर्म अलाउंस, ओ इट्स नॉट HRA, oh it's not entertainment, look in the two categories, oh it's falling in first category। अच्छा first category मतलब exemption is equal to allowance received और expenditure incurred whichever is lower। तो यहाँ मुझे मिलेगा 88,000 और 54,000 whichever is lower, तो I will get an exemption of 54,000 and outer column will be 34, क्या रहे 34,000, करेक्ट। मान लो अगर मेरा एग्जाम्पल में अज्यूम कर लो मेरा एक्सपेंडिचर इज 94,000, एक्सपेंडिचर 94,000 है और मुझे यूनिफॉर्म अलाउंस मिला 88,000, यूनिफॉर्म अलाउंस आई गॉट 88,000। तो देखो अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये देखो बाकी जो भी आपका आएगा सैलरी बेसिक फलाना फलाना, यहाँ आएगा यूनिफॉर्म अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस 88 के बाद लेस एग्जम्प्ट। अब एग्जम्पशन कितना होगा 94 खर्चा और अलाउंस रिसीव्ड 88 whichever is lower, so this becomes 88,000, so outer column is nil, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे पता है, आपको जानबूझ के बोलेंगे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। अब देखो जानबूझ के आपको इस टाइप का डेटा देंगे, दिल से चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आपको मिला कितना, कंपनी दे रही है फॉर 2 चिल्ड्रन को मिला के वो आपको दे रहा है 36,000। आपको जानबूझ के देंगे खर्चा, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, आपको एक्सपेंडिचर का अमाउंट दे देंगे कि एक्सपेंडिचर हुआ आपका ऑन एजुकेशन विच इज 1,05,000। अब क्या करोगे, मैम ये एक्सपेंडिचर इज अ रॉन्ग नंबर। आपको एग्जाम में भावनाओं में ऐसे बह नहीं जाना है, क्वेश्चन ने आपको कभी डोमिनेट नहीं करना चाहिए, आपने क्वेश्चन को डोमिनेट करना चाहिए। क्वेश्चन आपको डोमिनेट करता है मतलब क्या होता है, आपको ये पता है, फिर भी क्वेश्चन जो डेटा दे रहा है और उसकी इच्छा है कि आप गलती करो, आप उसी फ्लो में जा रहे हो। कभी भी आपको आपके दिमाग पे कंट्रोल रख के क्वेश्चन को आपने कंट्रोल करना है। बॉस तूने खर्चा दिया तो भी आई विल नॉट रिक्वायर इट, आई विल इग्नोर इट बिकॉज इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्सपेंडिचर, दिस इज इररेलेवेंट डेटा। सो आई विल से अलाउंस मिला कितना 36,000। सो पहले मुझे एजुकेशन, चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए अलाउंस मिला कितना 36,000। आई विल से लेस एग्जम्प्ट कितना, exempt is, am I getting the allowance for 2 children? Yes, so I will get the exemption also for 2 children. So I will say 100 into 2 into 12 months and that comes to 2,400. So outer column क्या हो जाएगा 36 minus 234 33,600 करेक्ट है क्या, चेक करो, एवरीबडी चेक। Education allowance 36,000 less exempt and then this comes to 33,600. Are we okay with this? Everybody? करेक्ट। तो ये इस पे नहीं है। अब आएगा, मैं मान के चलती हूँ मैम इतने सारे अलाउंसेस है, चलो लंच अलाउंस।
अब बच्चों को तो लगता है लंच अलाउंस मतलब वो परक्विजिट, पहले तो समझना अलाउंस के शब्द के आगे अलाउंस ये शब्द होता है। जब अलाउंस है तो अलाउंस के स्टेशन पे उतर के अलाउंस के रूल्स फॉलो करो, जब परक्विजिट होता है तो परक्विजिट के स्टेशन पे उतर के परक्विजिट के रूल्स फॉलो करना। सबसे बड़ी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं अलाउंस और परक्विजिट में कंफ्यूजन करके, डोंट डू दैट। आई विल से लंच अलाउंस, बॉस फर्स्ट इज दिस लंच अलाउंस, मतलब कैंटीन में खाना नहीं मिल रहा है मैम, वो कुछ तो परक्विजिट है ना, 50 रुपीज पर मील, यार वो परक्विजिट है, ये क्या है, ये अलाउंस है। डोंट कंफ्यूज अलाउंसेस एंड परक्विजिट। किसने बोला अलाउंस और परक्विजिट को कंफ्यूज करने के लिए? बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करने का, अलाउंस और परक्विजिट को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करने का। सो लंच अलाउंस इज अलाउंस, तो मैम अब क्या करूं, ये तो आपने सिखाया नहीं है। ओहो हो, अलाउंसेस में 3 ही प्रकार है, HRA, एंटरटेनमेंट, 2 कैटेगरीज। इसको छोड़ के जो भी अलाउंसेस है दे आर फुल्ली टैक्सेबल, इसको छोड़ के जो भी अलाउंसेस है दे आर फुल्ली टैक्सेबल। सो वो अलाउंसेस क्या होंगे? फुल्ली टैक्सेबल। सो लंच अलाउंस HRA है क्या? नहीं। एंटरटेनमेंट है क्या? नहीं। 2 कैटेगरीज में कहीं है क्या? नहीं। देन दिस लंच अलाउंस इज गोइंग टू बी फुल्ली टैक्सेबल। सो दिस इज फुल्ली टैक्सेबल। मैम और क्या अलाउंसेस है? अरे तुम्हारी कंपनी तुमको कुछ भी अलाउंस दे सकते है, कोई नया नाम भी आ गया तो घबराने का नहीं, पर्पस देखने का कि तुमको जो सिखाया वो पर्पस वाले अलाउंसेस है क्या, है तो वो यूज करो, नहीं है तो बेटा उसको क्या कर देने का? टैक्सेबल कर देने का। तो यहाँ लंच अलाउंस आ सकता है, हेल्थ अलाउंस आ सकता है, मेडिकल अलाउंस, टिफिन अलाउंस, ब्रेकफास्ट अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, ओवरटाइम अलाउंस, वार्डन अलाउंस, एंड एनी नेम दैट दे वांट टू गिव, अ डियरनेस अलाउंस, अ सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस, any allowance other than these 3 things are going to be fully taxable। मैम लेकिन कुछ अलाउंस एग्जम्प्ट होते हैं। अरे हार्डली, सिर्फ वो जजेस को मिलते हैं ना, सिर्फ जजेस को मिलते हैं ना, वो एग्जम्प्ट होते हैं, और एक ही चावल अलाउंस है जो एग्जम्प्ट होता है। हार्डली 2 या 3 अलाउंसेस एग्जम्प्ट है, वरना सारे के सारे अलाउंसेस आर फुल्ली टैक्सेबल। So generally leaving these 3 remaining all allowances will be fully taxable। So क्या क्या लिस्ट हो सकती है fully taxable के allowances की? लंच अलाउंस बोल दो, और क्या बोल सकते हो आप? टिफिन अलाउंस, फिर आप बोल सकते हो DA, सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस, मुझे स्पेशल अलाउंस देना है, अरे मेरी मर्जी, तुम मेरे कंपनी अपनी जेब से पैसे दे रही है तो उनको कितना देने का है वो कंपनी डिसाइड करेगी, तुम उसकी चिंता मत करो। सो लंच अलाउंस, टिफिन, DA, CCA, स्पेशल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, कोविड अलाउंस, हॉस्पिटल अलाउंस, मुझे जो भी नाम से अलाउंस बोलना है। मैम वो मेडिकल फैसिलिटी कहीं तो गवर्नमेंट में एग्जाम्प्ट है, अभी काट डालूंगी। अलाउंस इज फिक्स्ड अमाउंट, जो आपको फिक्स्ड मंथली मिलता है, पैसे मिलते हैं आपको अलाउंस में। परक्विजिट एक फैसिलिटी होती है, एक बेनिफिट होता है, जैसे ऑफिस में कैंटीन है, कैंटीन में खाना कम प्राइस पे मिल रहा है, ये परक्विजिट है। लेकिन कंपनी आपको हर महीने क्या बोल रहे हैं, लंच अलाउंस दे रही है 1000 रुपए का, ये अलाउंस है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट तो अलाउंस के आगे अलाउंस शब्द लिखा हुआ है। हाँ, आदित्य बजाज, कंफ्यूज नहीं होने। मैम गवर्नमेंट एम्प्लॉय वर्किंग आउटसाइड इंडिया, हाँ दैट इज एग्जाम्प्ट, तो एग्जाम्पशन वाली परक्विजिट बोलती हूँ तो एक स्टिकी नोट लेके इसी पेज पे आप एग्जाम्पशन वाला एक परक्विजिट, एक टैक्सेबल वाले परक्विजिट। टैक्सेबल में और क्या क्या हो सकता है? टैक्सेबल में तो एक्सेट्रा है, इट इज नेवर एंडिंग लिस्ट है, जो भी उनको लिस्ट में डालने का। मुस्कान, आज इतनी जल्दी क्लास कल ही मैंने ग्रुप पे डाल दिया था, टेलीग्राम देखने का, और मैं मैसेज डालने के बाद पिन भी कर देती हूँ उसको, है ना। अब सुनना, अब यहाँ पे एक और चीज है, समझ के लेना। स्पेशल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस एक्सेट्रा, ये सब आपको समझ के लेना है। लंच, ये सब टैक्स। अब मुझे बोलो एग्जम्प्ट कौन सा होगा? एग्जम्प्ट अलाउंसेस कौन से? अगर एम्प्लॉयर नहीं रहे, एम्प्लॉयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, एम्प्लॉई इंडियन सिटीजन है, एंड यू आर पेइंग हिम अलाउंसेस आउटसाइड इंडिया, इंडियन सिटीजन, और आप क्या दे रहे हो? अलाउंसेस आउटसाइड इंडिया, ये एग्जम्प्ट होता है। उसके बाद
जजेस को मिले गए कुछ अलाउंसेस है जो एग्जम्प्ट है, जजेस को दिए गए कुछ अलाउंसेस है वो एग्जम्प्ट होते हैं। मैं आपको लिस्ट दिखाती हूँ एक बार। नहीं, अभी एचआरए नहीं लिखने का, एचआरए तो थोड़ा सा एग्जम्प्ट है, ये फुल्ली एग्जम्प्ट बोल रही हूँ। ये जो हमने ऑलरेडी लिस्ट ऊपर बना दी है वो छोड़ के अगर कुछ एग्जम्प्ट है तो वो लिखेंगे। तो यहाँ पे एक बार मैं आपको लिस्ट में दिखा देती हूँ कौन से अलाउंसेस एग्जम्प्ट है, तो मतलब अपना अलाउंसेस वाला पार्ट बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। उसका नो नीड टू से सॉरी, यू कैन वॉच द लेक्चर अगेन, इट्स देयर ऑन यूट्यूब, सो नो प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पे क्या एग्जम्प्ट होगा। ये देखो, फुल्ली टैक्सेबल किसी को लिस्ट करनी है तो आप ये कर सकते हो, स्पेशल अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, इट इज फर्स्ट एडेड ना, सर्वेंट अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस, मुझे जो अलाउंस का नाम देना है मैं दे सकती हूँ, ये फुल्ली टैक्सेबल होंगे। अब एग्जम्प्ट कौन से है? एग्जम्पशन में जनरली क्या है पता है क्या? ये देखो सिंपल, अलाउंसेस पेड टू हाई कोर्ट जजेस, देखा जनरली ये जजेस वाला है। आज तक तो मैंने 23 ईयर्स में कभी ये अलाउंसेस पे क्वेश्चन देखे नहीं है। हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट होता है ये अलाउंसेस पेड आउटसाइड इंडिया, कि एम्प्लॉयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, एम्प्लॉय इंडियन सिटीजन है। कल ये पार्ट मैंने रेसिडेंशियल स्टेटस में कराया था कि इसके लिए सैलरी विल एक्रू इन इंडिया। ऐसे लोगों को जब अलाउंसेस आउटसाइड इंडिया दिया जाता है इट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो ये 5th वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसके लिए। नाउ सम्चुअरी अलाउंस, ये भी जजेस को दिया जाता है। कॉम्पनसेटरी अलाउंस, ये भी किसको दिया जाता है? जजेस को दिया जाता है। अलाउंस इज रिसीव बाय यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, ये भी जजेस के लिए होता है। सो ऑल दीज अलाउंसेस आर फॉर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड दिस विल बी एग्जम्प्ट। तो क्या पार्ट हमारा यहाँ पे हो गया अच्छे से देखो, अभी अलाउंसेस वाला पार्ट कंप्लीट हो गया हमारा। अब अलाउंस और परक्विजिट का डिफरेंस बता देती हूँ और परक्विजिट वाला पार्ट में कल स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। अब देखो अलाउंसेस वाला पार्ट आपका यहाँ पे क्लियर हो गया क्या? अलाउंसेस में आपको एचआरए लर्न करना है, एंटरटेनमेंट, 2 कैटेगरीज लर्न करके ही जाना है और ज्यादा नहीं है। ये आप एक पेज लर्न करके जाओगे, आपको बहुत आसानी होगी जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। तो आप बिना लर्न करके प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आता, इसलिए पढ़ो पहले, लर्न करो और फिर सॉल्व करो। अब अलाउंसेस क्या होते हैं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन अलाउंस एंड अ परक्विजिट? सो आई विल जस्ट डू दैट एंड देन वी विल स्टॉप। Are you going to get a theory question on this? What is the difference between allowances and perquisites? नहीं, allowances are received in cash. Cash मतलब चेक से आया. Perquisites can be in cash or can be in kind. Perquisites कैसे होंगे? कैश या kind में होंगे. Allowances is given as a fixed amount and perquisite can be a facility or it can be a benefit. अलाउंसेस क्यों दिए जाते? फॉर टू मीट अ पेक्युलैरिटी इन योर जॉब। यू नो, आपका जॉब ऐसा है कि यूनिफॉर्म में आना जरूरी है, आपका जॉब ऐसा है जहाँ कन्वेंस होना जरूरी है। सो ये इन दैट केस you will get an allowance, but perquisites are generally given to the position that you hold. So if a director of a company is getting a bungalow, the sub staff वहाँ का is not going to get an officer who's working at a very low level. हर एक को हम घर नहीं देने वाले और बंगलो नहीं देने वाले रहने के लिए, ये सिर्फ डायरेक्टर को दिया जा रहा है। सो पोजीशन की वजह से मिलता है। दोनों की टैक्सेबिलिटी अलग है। यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ अगर मैंने लंच अलाउंस बोल दिया तो इट विल बिकम फुल्ली टैक्सेबल, तो इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा? इट विल बिकम फुल्ली टैक्सेबल। और लेकिन मैंने अगर ये बोला कि मुझे कैंटीन में लंच प्रोवाइड किया, सो हियर इफ आई गिव एन एग्जांपल, लंच फैसिलिटी वाज गिवन, मयंक शो रेसिडेंशियल स्टेटस एंड बिजनेस कनेक्शन चार्ट। मयंक कल का लेक्चर देख के पॉज करके ले लेना बेटा। मैम पर ट्रांसपोर्ट अलाउंस कैश और फैसिलिटीज दोनों में होता है। हाँ, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है तो वो परक्विजिट है, तो तुम परक्विजिट के रूल्स अप्लाई करना। लेकिन तुमको अलाउंस शब्द यूज किया ट्रांसपोर्ट के आगे, तो इसे अलाउंस तो अलाउंस वाले रूल्स यूज करना। लंच फैसिलिटी वाज गिवन एट ₹60 पर मील, तो बेटा फिर यहाँ पे इसका टैक्सेबिलिटी क्या होगा?
इसका टैक्सेबिलिटी होगा 60 माइनस 50 पर मील। 50 पर मील ये कल सिखाने वाली हूँ, ये इनकम टैक्स का एग्जम्पशन है। तो पर मील कितना टैक्सेबल होगा? 10 रुपीज इंटू आपने जितने भी दिन मील्स खाए होंगे वो डेज। तो देखो लंच शब्द आने पे आप डिसाइड नहीं कर सकते वो टैक्सेबल या एग्जम्प्ट होगा। आपको पहले ये सोचना पड़ेगा वो अलाउंस है या वो परक्विजिट है। क्या सोचना पड़ेगा कि वो अलाउंस है या वो परक्विजिट है। करेक्ट? इज इट क्लियर? सो आई विल स्टॉप द क्लास हियर. I will continue the class when now? Tomorrow. Tomorrow I will meet you at this same time. कल फ्राइडे तो कल मैं आपको इसी टाइम पे मिलूंगी 8:30. I'll meet you at 8:30 only tomorrow. So tomorrow's class also will be at 8:30. As of now तो कोई चेंज नहीं है, अगर चेंज हो गया तो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन कल का क्लास मैं लूंगी at 8:30. अदरवाइज जब अंकिता मैम का क्लास खत्म हो जाता है लॉ after 10 by 11:30, so I can take it at 11:30 or 12, but I will prefer taking it at 8:30. तो कल मैं क्लास लूंगी 8:30 बजे, जहां पे हम कंटिन्यू करेंगे perquisites. Okay, thank you dear students, bye, see you.